औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि जो हर लिहाज से लायके हम्द सना ज़ात है, और दरूद सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगुज़ीदा बंदों पर के जिनके तुफ़ैल इंसान तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हक़ की हिदायत पहुँची। सबसे पहले तमाम सामीन को सागर नकवी का सलाम पहुँचे। सामीन कराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू वो शिकंजा है कि जो इस्तेमार की तरफ से मुस्लिम ममालिक के गिर्द मुसलसल कसा जा रहा है। ये एक अटल हकीकत है मेरे भाई कि इस्तेमार ने कभी भी मुस्लिम ममालिक को अपना दोस्त नहीं समझा। हमेशा दुश्मन तो बुजुर्गों की एक ज़र्ब मिसल भी है कि कुछ दुश्मन होते हैं कि जो जहर से मरते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो गुड़ से मर जाते हैं। तो इस्तेमार ने हमेशा जिस मुस्लिम कंट्री के साथ भी दुश्मनी की है, अंदाज मुख्तलिफ रहा है। जैसा कि लीबिया को ख़त्म करना हो तो तकनीक और होती है, इराक को ख़त्म करना हो तो मौलिक हथियारों के इल्ज़ाम लगा के सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया जाता है और फिर मजहबी फसादात को हवा दी जाती है। कुर्द हालांकि अक्सरियत में अहले सुन्नत है, लेकिन उन्हें कौमियत की बिना पे अरब हम मसलकों के सामने ला खड़ा कर दिया गया। यानी जिसकी गर्दन में जो फंदा फिट आया, डालने में देर नहीं की गई। कहीं कौमियत तो कहीं फिरकावारियत को हवा दी गई। मराकश और शर्क औसत के जो ममालिक हैं, इनके लिए बादशाहत का नुस्खा इस्तेमाल किया गया, यानी इन ममालिक को बादशाहत के जरिए कंट्रोल किया गया। अब इसमें मंतक क्या है, फायदा क्या है बादशाहत के जरिए कंट्रोल करने में? जहां बादशाहत होगी वहां पार्लियामेंट का प्रेशर नहीं होगा, वहां प्रेस का प्रेशर नहीं होगा, फैसला बादशाह का चलेगा। तो जहां मकासद बादशाहत के जरिए पूरे होते नजर आए तो वहां बादशाहत को सपोर्ट कर दिया। यानी किसी बाअसर शहजादे को, किसी बादशाह को कठपुतली बनाया और उसे अपने इशारे पे चलाना शुरू कर दिया। वैसे जो दावा है इस्तेमार की तरफ से, इस्तेमारी कुव्वतों की तरफ से, वो है जमहूरियत पसंदी का। अब यहां पे दोगली पॉलिसी देखें। वैसे दावा है जमहूरियत पसंदी का कि जमहूरियत ही बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन जहां इस्तेमार को अपने फवायद बादशाहत के जरिए निकलते नजर आए, मिलते नजर आए, वहां बादशाहत को सपोर्ट कर दिया। जहां किसी बादशाह ने थोड़ी सी हुक्मदुली कर दी या आंख दिखा दी, वहां जमहूरियत की राह मार करना शुरू कर दी कि जमहूरियत ही बेहतरीन सिस्टम है, बादशाहत जालिमाना और जाबिराना सिस्टम है। तो वहां फिर बादशाहत के खिलाफ आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी। शाम को कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ तरकीबें ऐसी आग लगाई जो किसी के वहमो गुमा में भी नहीं थी। ईरान को जान बलब करने के लिए यह इल्जाम धरा गया कि यह एटमी ताकत बनना चाहता है। अब यहां भी दोगली पॉलिसी देखें। यानी एक मुस्लिम कंट्री है ईरान, उस पे इल्जाम है उसकी ख्वाहिश के हवाले से कि ये एटमी ताकत बनना चाहता है। यानी ये बाकी जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या दिफाई हवाले से मजबूत ममालिक हैं, तो ये उनकी सफ में शामिल होना चाहता है, ये इसकी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश की बिना पे ये नहीं है कि वो बन गया है, नहीं बना नहीं, ये ख्वाहिश रखता है, मुस्लिम मुल्क हो के ख्वाहिश रखता है, लिहाजा पाबंदियों का शिकार कर दो। जबकि इसी खित्ता में इसराइल बेशक एटमी तजर्बात करता रहे, कोई मसला नहीं, कोई मुज़ायका नहीं। फ्रांस और बरतानिया ये एटमी ताकतें हैं, लेकिन उन्हें 14 खून माफ हैं। क्यों? वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। तो ईरान पे इस ख्वाहिश के हवाले से इल्जाम लगा के कि ये एटमी ताकत बनने की ख्वाहिश रखता है, लिहाजा ऐसी पाबंदियां लगा दी
कि सिसक के मरे, मर मर के जिए। तुर्की को तसल्ली है कि रूस इस मामले में हमारा इत्तेहादी ही है। लाख झगड़े सही बड़े हाथी के साथ रूस के, लेकिन इस मामले में मुसलमानों को कमजोर रखने में रूस इनका इत्तेहादी ही है। रूस की तरफ से मुसलसल इस्तेमाल को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो अब रही मिस्र और पाकिस्तान, तो इनको खत्म करने के लिए, इनको कमजोर करने के लिए, जिंदा दरगोर करने के लिए अब एक और नुस्खा निकाला गया, और वो नुस्खा है मेरे भाई IMF का नुस्खा। मिस्र भी इसी शिकंजे में कसा जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान पे पूरी तवज्जो है। अब IMF के जरिए मारना हो तो इसका एक खास तरीका होता है, तवील और मरहलावार। अब ये सिलसिला जो है ये बरसों पे मुहित नहीं होता मेरे भाई, ये अशरों पे मुहित होता है। यानी अशरों में ही मुसलसल फैसले करके तो किसी मुल्क के यानी अंदरूनी मामलात में इस हद तक घुसा जाता है कि अशरों पे मुहित फैसले तब्दील किए जाते हैं। पहले बजट कम कराया जाता है, इसके हथियार देखें। IMF के जहर से जिस मुल्क को ख़त्म करना हो तो उसके जो तरीक़ाकार हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले बजट कम कर दिया जाता है मुल्क का, टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, बिजली, गैस, पानी, बुनियादी ज़रूरियात की कीमतों में बेइंतहा इजाफा कर दिया जाता है। फिर जब इन इक़दामात के ज़रिए गुर्बत में इजाफा होता है ना, तो फिर IMF कहता है कि गुर्बत कम करने के जो मंसूबे हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं, लिहाजा फिर एहसास प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स वो शुरू किए जाते हैं, और फिर इस तरह से कर्जों में मजीद इजाफा किया जाता है। जिस मुल्क को IMF या वर्ल्ड बैंक के जहर से मारना हो वहां अपने गमाश्ते छोड़े जाते हैं। और दुख की बात यह है कि वो जो गमाश्ते होते हैं ना, वो किसी और मुल्क के नहीं होते, उसी मुल्क के ही नमक हराम होते हैं, और इसी इदारे की तरफ से उनको उस मुल्क में प्लांट किया जाता है, और उन इदारों तक उनको रसाई भी दिलाई जाती है कि जहां उस मुल्क के मालियाती फैसले होते हैं। तो वो उन फैसलों में शामिल होके तो फिर दी गई हिदायत के मुताबिक फिर वो उन फैसलों का जो रुख है ना वो तब्दील कराते हैं, और IMF के दरवाजे पे उस मुल्क को ला खड़ा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वजारत ख़जाना के अंदर ये IMF के गुमाश्ते एक अरसा से मौजूद है। जी 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 जी, एक अरसा से बराजमान है जी ये लोग। अच्छा, तो टैक्सेस में बेइंतहा बढ़ोतरी कर दी जाती है, उस मुल्क की करेंसी को डॉलर के मुकाबले में डी वैल्यू करना, ये IMF का सबसे बड़ा हथियार है। जिस मुल्क की करेंसी कमजोर हो जाए तो उस मुल्क के भले क्या रहता है। तो सबसे पहला जो अटैक होता है ना वो मुल्क की करेंसी पे किया जाता है। अप्रैल सन 2000 में इसी इदारे के मातहत ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल की टास्क फोर्स बनाई गई, और उस टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट मुरतब की है ना उसे पढ़ के आंखें खुल जाती हैं कि ये इदारा
करता क्या है, किस तरह से किसी मुल्क को अपने जाल में यह फंसाता है। हिकमत अमली के तहत पहले गुर्बत में इजाफा किया जाता है, फिर गुर्बत कम करने के मंसूबे भी पेश किए जाते हैं। इस तरह से हुकूमती निज़ाम में घुसा जाता है। जब हुकूमती निज़ाम में घुस जाते हैं तो फिर हर मामले में इनकी मुदाखलत शुरू हो जाती है। इस मरतबे जो पाकिस्तान में काम हुआ है ना, वो पहले कभी नहीं हुआ। IMF का मुस्तकिल एक मुलाजिम रजा बाकिर, ये पाकिस्तानी स्टेट बैंक में गवर्नर लगा दिया गया। आंख खोलने के लिए यह पॉइंट काफी है। और ये जब गवर्नर लगाया ना IMF का ये मुलाजिम पालतू, ये उस लीडर के दौर में तैनात हुआ है, स्टेट बैंक का गवर्नर, कि जो इस मुल्क का इकलौता मुहिब्बे वतन लीडर है। मेरी जाती मुखालफत किसी से नहीं है। जो अच्छा काम करेगा अप्रिशिएट करेंगे, जो गलत करेगा उसकी निशानदाही जरूर करेंगे। तो ये उन साहब के दौर में यानी मुल्क की अच्छा जी, तो इसको परमानेंट यहाँ पे स्टेट बैंक यानी उनके हवाले कर दिया गया। वो स्टेट बैंक का गवर्नर भी अपना ही ले आए। और ये जो रजा बाकिर है ना, ये पहले मिस्र में भी खिदमात सर अंजाम दे के आया है। और मिस्र में भी इसने सेम वही काम किया जो इसने पाकिस्तान में आके किया है। ये परमानेंट उनका मुलाजिम है, पालतू है। जो हरकत जब वहां करके आया है वही काम, वही हरकत इसकी पाकिस्तान में आके थी। अच्छा जी, पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा। अब जहां तक पहुंच चुका है पेट्रोल, मुतमईन मत रहिएगा कि आगे नहीं बढ़ने वाला, नहीं मेरे भाई, अभी इजाफा होना है, बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम पे आके कौम को थोड़ी सी वो तसल्ली दी जाएगी कि नहीं जी, अवामी गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए, अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये इजाफे की जो समरी है, ये इजाफे की समरी ये मुस्तरद कर दी है, मुंह पे मार दिया जी। फिर दर्दमंदाना अंदाज में वही वज़ीर आज़म साहब कौम को एतमाद में लेंगे कि नहीं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी, इसके अलावा चारा नहीं है, और फिर इजाफा कर दिया जाएगा। ये एक चप्पत प्रोग्राम होता है जी IMF का। और इसके लिए वो चेहरे कि जो पॉपुलर हों, किसी भी मुल्क में पॉपुलर चेहरे जो होते हैं ना, वो ऐसे किरदार निभाने के लिए आइडियल होते हैं IMF के। पहले उन्हीं चेहरों से उस मुल्क की आवाम को लॉलीपॉप दिलाया जाता है। बिजली इस रेट पे दूंगा यानी कम रेट पे, पेट्रोल इस रेट पे दूंगा कम रेट पे, आटा इस रेट पे दूंगा, चीनी इस रेट पे होनी चाहिए, मुकम्मल लॉलीपॉप। तो जब उनको इक़्तिदार में फिर लाया जाता है ना, तो फिर उनसे चप्पत रसीद कराई जाती है। और ये जो चप्पत प्रोग्राम होता है ना, कौम को पहले एतमाद में लेना कौम को एतमाद में लेना कि इजाफा से जी मैंने मना कर दिया, अब इजाफा मजीद नहीं हो सकता, मेरी कौम पिस कर रह गई है। फिर अचानक से कहना कि नहीं, इजाफा करना नागुज़ीर है जी, इजाफा तो करना पड़ेगा, और फिर इजाफा कर देना। मेरे भाई, माजी करीब में भी इस तरह के वाक़यात, इस तरह के धोखे मेरी कौम के साथ हो चुके हैं, और मेरी कौम नाची बहुत। सलाम है जी हमारे लीडर को, हमारा एहसास किया, मज़ीद इजाफे से मना कर दिया। फिर जब इजाफा हो गया
तो वो कह रहा था जी मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो होगी कोई मजबूरी उनकी, लीडर अच्छा है। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, ये जो शपथ प्रोग्राम होते हैं ना, ये पहले से तयशुदा होता है। यानी वजीर आजम साहब इस प्लान का बकायदा हिस्सा होते हैं। ये सारा कुछ प्री प्लान हो रहा है, तो वो हो रहा है होता है, सॉरी। यानी वजीर आजम को पता होता है, तयशुदा बात होती है कि पहले आप समरी रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने इजाफा कर देना है। और वजीर आजम साहब क्योंकि वो कठपुतली होते हैं, उनको लिख के दे बैठे होते हैं कि जो आप फरमाएंगे हम तामील करेंगे। क्यों? हम आपसे बहुत कुछ ले चुके हैं। वो और बात है, कौम तक ना पहुंचा वो जो वहां से लिया, लेकिन ये तो उनके हाथों ब्लैकमेल होती है ना कि हमें इतना दे दें, कौम जाने हम जाने, आपका हुक्म सारा आंखों पे, हम तामील करते रहेंगे। तो ये सारा प्री प्लान होता है। वज़ीर आज़म को पता होता है कि मैंने ये एक्टिंग करनी है, तो वो कर जाते हैं। इसके बावजूद भी कौम जो है वो मुतमिन रहती। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में हर दिल अजीज जो लोग होते हैं ना आवाम के, जिनकी पूजा तक आवाम पहुंच जाती है, तो ये IMF जैसे इदारे के जो हैं ये चेहरे वो आइडियल हैं, तो उनको ये चाहिए होते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, टैक्सेस में बढ़ोतरी, रुपए की कदर में कमी, ये इस्तेमारी इदारे के मजबूत फंदे हैं। ये फंदे मुल्क के गले में डाल के ना फिर कसना शुरू किया जाता है। पहले मुल्क हाथ पांव मारता है बहुत, फिर बिजली, गैस, पानी, इनकी कीमतों में इजाफा, टैक्सेस की जालिमाना भरमार, बजट की तैयारी से लेकर तरक्याती मंसूबों तक हर काम में मदाखलत। यानी मुल्क की जो जाती खुद मुख्तारी होती है ना, वो तकरीबन खत्म ही हो जाती है। इन्हीं लोगों के आर्डर्स चल रहे होते हैं, इन्हीं लोगों की मनापली चल रही होती है। महंगाई को वहां तक ले जाया जाएगा मेरे भाई, आने वाले वक्त की खबर दे रहा हूं। महंगाई को वहां तक ले जाया जाएगा कि जहां आवाम के पास सड़कों पे आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और ये वो वक्त होगा कि जब ये इदारे इन्हीं के फैसलों की वजह से जब आवाम सड़कों पे आती है तो ज़ाहिर बात है बदअमनी और अनारकी फैलती है। तो ये वो वक्त होता है कि जब ये इदारे मुल्क की अंदरूनी और खारजा पॉलिसी को डिक्टेट करते हैं। डॉलर को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, रुपए की कदर में मुसलसल कमी की जा रही है। और ये जो डॉलर अभी जिस रेट पे भी है, यह भी मैं आपको बताता चलूं, ऑथेंटिक जराए से बता रहा हूं, इसका टारगेट 300 है मेरी जान। 300 रुपए तक डॉलर जाएगा और ये आपके हुक्मरान करेंगे। क्यों? आप देख नहीं रहे? 100 अरब डॉलर हमें दे दे, जो आप हुक्म करेंगे वो तो जब आएगा। उन्होंने कहा घी 600 रुपए कर दो, कर दिया। बिजली की कीमतें बढ़ा दो, बढ़ गई। पेट्रोल दुनिया में 2 बार सस्ता हुआ है, 2 बार कमी हुई है। उन्होंने कहा इजाफा कर दो, कर दिया गया। आटा इजाफा कर दो, कर दिया गया। कौन सी चीज जो सस्ती रह गई पाकिस्तान में? ये सब कुछ IMF के कहने पे किया जा रहा है। सिर्फ 100 अरब हमें दे दें, हुकूमत को चाहिए। पहले इतना कर्ज आया, कौम पे कितना लगा? कौम अभी भी वही दाल रोटी जो क़याम पाकिस्तान के वक़्त जो दाल रोटी चल रही थी अवाम की, गरीब अवाम के लिए आज भी वही है, बल्कि वो भी मुश्किल हो चुका है। जितना कुछ आया वो इन्हीं लोगों के हाथ पे आया, जिधर किया जिधर लगाया इन्हीं लोगों ने लगाया। तो अब भी वही सिलसिला है। 100 अरब डॉलर हमें दे दो, इनको अपनी गाड़ियों का काफिले रवा रखने, इनको अपना लग्जरी लाइफस्टाइल वो कायम रखना है कौम के नाम पे।
तो कौम जाए भाड़ में, इनको क्या परवाह है। तो इनको 100 अरब डॉलर चाहिए, उसके लिए चाहे कौम का खून भी निकाल के IMF को देना पड़े, कोई मसला नहीं है। ठीक, तो जब ये फंदे कसना शुरू होते हैं ना, तो मुल्क के जो हालात होते हैं ना, जाहिर बात है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है मुल्क, इनकी मुनाफली शुरू हो जाती है। तो महंगाई को अरूज पे ले जाके जब मुल्क में अनारकी किसी सूरत हाल पैदा हो जाती है ना, तो उस वक़्त ये इदारे फिर आके अपना असर मज़ीद कायम करते हैं। तो असल जो हदफ है ना पाकिस्तान को इस नहज पे लाने का कि अवाम सड़कों पे आ जाए, मुल्क में अनारकी फैल जाए, बदअमनी फैल जाए, महंगाई अरूज पे चली जाए, एक वक्त का खाना गरीब के लिए मुश्किल हो जाए, वो तो तकरीबन हो चुका है। तो इसका जो हदफ है ना इस सारी कार्रवाई का, मेरे भाई, ये पाकिस्तान की वो इनफरादियत है कि जिसने मुस्लिम ममालिक की फहरिस्त में इसको मुमताज किया हुआ है। पहले इक्तिसादी तौर पर मुल्क को कमज़ोर किया जाएगा, उसके बाद छुरी फेरी जाएगी। मुसब्बिबुल असबाब ही कोई गैब से सबब फरमा के बचा ले तो और बात है, बाकी हमने कसर नहीं छोड़ी, जो हुक्मरानों ने किया हमने या चुप सादी या लब्बैक कहा। तो वो मुसब्बिबुल असबाब वही को सबब फरमाएंगे और ज़ालिमीन को इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, और इस मुल्क को, इस कौम को हमेशा सलामत रखेगी वो ज़ात। तो स्टेट बैंक के जो आपका गवर्नर गुजरे हैं रजा बाकिर, तो उनका एक स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा कि ये जो रुपए की कदर में कमी हुई है ना, इससे फायदा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। क्यों? उनके जो डॉलर्स आ रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो ज्यादा पैसों के हो रहे हैं। मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं? लानत है इस शख्स के इस बयान पे, इसकी तरबियत पे, इसके खून पे। जिन पैसों की वैल्यू ही नहीं रह गई, वो बढ़ के क्या करेंगे? सन 2018 में जो घी 160 तक मिल रहा था गरीब आदमी को, वो अब 550 से 600 के दरमियान हो गया। पैसे की वैल्यू ये हो गई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैसा यहां आके बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। पैसे की वैल्यू कितनी रह गई है? तो ओवरसीज जो है उनकी आंख थोड़ी बाद में खुलेगी। ये जो शिकंजा कसा जा रहा है ना, ये उनके गिर्द कसा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिर्फ आंख बंद है, सुनाई तो दे रहा है, हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही है, सिर्फ आंखें बंद है और तवज्जो नहीं की जा रही। दुआ के साथ इजाजत लेना चाहूंगा। मालिक मेरे वतन को सलामत रखे, हर दुश्मन वतन को निस्तो नाबूद फरमाए, नस्लों समेत। इस कौम का हर मुजरिम इस दुनिया में ख्वार हो के मरे। मालिक मेरे वतन को सलामत रखे, मेरे वतन को अमन का गहवारा रखे, हमेशा मेरे वतन का दिफा मजबूत रहे, हमेशा मेरी कौम सलामत रहे, पुरअमन रहे, शादो आबाद रहे। फिलहाल के लिए इतना। कल इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। पाक आर्मी जिंदाबाद, सियासी दहशतगर्द मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।